मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। हिंदी में इसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें मिश्रण किया जाता है। इसमें मिश्रण किया जाता है यानी मिलाई जाती हैं दो संख्याएं, तब इनको सम्मिश्र संख्या कहेंगे। तो कौन सी संख्याएं मिलाई जाती हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कह रहे हैं, इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी को मिलाएंगे। देखिए होता क्या है, जब स्टार्टिंग में जो आपकी एक बात हो रही थी स्क्वायर रूट के बारे में, किसकी बात हो रही थी? स्क्वायर रूट के बारे में बात हो रही थी। थोड़ा सा स्क्वायर रूट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट्स यानी इसको हम बात करते हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। तो चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 लें हम। आप जानते हैं कि यदि आप यहाँ पर लेते हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 का स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो आप क्या लिखते हैं? प्लस माइनस टू। इसी तरह से आप क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखते हैं। स्क्वायर रूट्स ऑफ 9 तो ये आप लिख देते हैं +-3। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपने लिख दिया तो आप लिख देते हैं +-5। इसी तरह से और भी हम लोग बात करते चले जाते हैं। और हमने बात की इनके बारे में, स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो हमने कहा कि जो स्क्वायर रूट्स यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, स्क्वायर रूट्स ऑफ 625, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस हो जाता है 25। यहाँ से ये चीज़ आपको मिल रही है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ये मिल रही है कि ये यहाँ पर जो आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स का ले रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर की जब हम बात करते हैं यानी 0 से बड़ी संख्या की बात करते हैं तो आपको क्या होता है? यानी स्क्वायर रूट्स ऑफ ए की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √a। ये हो जाता है आपका √a हो जाता है। और √a होने के बाद में यहाँ पर हमें ये और पता रहना चाहिए कि जो a है वो क्या है? यहाँ पर 0 से बड़ा है, या 0 भी आप कह सकते हैं और 0 से बड़ा है, तब ये कंडीशन होती है। अदरवाइज इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक मैथमेटिशियन थे, आयलर नाम था उनका, आयलर। उन्होंने क्या किया था? आयलर ने क्या किया था? कुछ लोग यूलर बोल देते हैं। आयलर ने क्या किया था? आयलर ने कहा कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ -1 ले लिया जाए, उन्होंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 की बात उन्होंने कही। पहले आयलर ने स्क्वायर रूट ऑफ -1 की बात कही तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में -1 लिखा जा सकता है। अब इसी चीज़ को उन्होंने जो नाम दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसे आयटा बोला जाता है। आई से डिनोट करते हैं आयटा, इसे आयटा बोला जाता है। ये इंट्रोड्यूस दिया। और जो ये आई होता है या आयटा होता है, ये आयटा क्या होता है आपका? ये न तो 0 होता है, न 0 से बड़ा होता है और न 0 से छोटा होता है। और जो ये वैल्यू होती है ये क्या माना गया? इसे इमेजिनरी माना गया। जो आयटा है यानी इसे क्या माना गया? इमेजिनरी माना गया। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये इमेजिनरी यूनिट है। आयटा जो होता है ये आपकी क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। इमेजिनरी यूनिट। और हमने आपसे बताया कि जो आयटा होता है यानी जो आई है ये न तो आपका 0 है और न ही आपका ये 0 से ग्रेटर देन है और न ही ये 0 से लेस देन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी आयटा को लेकर के कि जो 0 से हमने आयटा के बारे में जाना कि 0 से कैसे कैसे इसके रिलेशन हैं या नहीं हैं, इसके बारे में हमने जाना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। चूँकि हमने वहाँ -1 से आयटा ले लिया और स्क्वायर रूट ऑफ हम किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं। तो चलिए ये हमने ले लिया नेगेटिव रियल नंबर दैट इज
इसका मतलब हमने ये ले लिया कि जो a है हमारा, ये नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से छोटा है। नेगेटिव का मतलब हो जाएगा a है वो हमारा 0 से छोटा है, ये हम जानते हैं। तो इस केस में यदि हम अंडर रूट a की बात करें तो अंडर रूट a इक्वल टू जो हमारा हो जाता है, ये हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट आप लगाएंगे और अंडर रूट में जो a है इसका आप माड ले लेंगे और ये हो जाएगा आयटा यानी i, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं i और अंडर रूट में मोड ऑफ a, इस तरह से लिखा जा सकता है। यदि इस पर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर हमने ले लिया स्क्वायर रूट्स ऑफ -4, हमने पहले वहाँ 4 का लिया था या -4 का ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है 2i, प्लस माइनस हो जाएगा 2i। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ पर जो -4 का, जब हम मोड ऑफ -4 की बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यही अंडर रूट में 4 रहेगा, i बाहर रहता है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ -9 लेना चाहें तो स्क्वायर रूट्स ऑफ -9 इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है प्लस माइनस 3i हो जाता है। इसी तरह से हम और भी आगे बढ़ते रहते हैं, और भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े और भी इनसे लेते चले जाएं, वैल्यूज आपको मिलती चली जाती हैं। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने देखा, एक तो इससे पहले हमने रियल के बारे में पढ़ा है और एक इमेजिनरी के बारे में पढ़ा है। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कर दिया। क्या कर दिया, यानी एक तो यहाँ पर क्या लिया, रियल ले लिया और रियल को कंबाइंड कर दिया, हमने यहाँ प्लस लगा दिया। प्लस का मतलब क्या हो गया, कंबाइंड, प्लस का मतलब हो गया कंबाइंड, हमने कंबाइन कर दिया। रियल को कंबाइंड किया किसके साथ में, इमेजिनरी के साथ में, इमेजिनरी के साथ में से कंबाइन कर दिया गया। तो इसको जो नाम दे दिया गया वो नाम दे दिया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उनको क्या नाम दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, यानी रियल नंबर्स, और यहाँ पर कंबाइन कर दिया इमेज नंबर के साथ में और उसका नाम क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देखिएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो नोटेशन दे दिया, वो नोटेशन क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को नोटेशन दे दिया z, रियल नंबर को स्मॉल x से डिनोट कर दिया, प्लस इमेजिनरी को i y के फॉर्म में डिनोट कर दिया। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस i y के फॉर्म में आपने इसे डिनोट कर दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये x है, ये x आपका क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ z है, ये रियल पार्ट ऑफ z है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है। और इसमें जो ये है आपका y, ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह से यदि आप यहाँ पर और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू y, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग और यहाँ पर बात करते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो जो सेट जाएगा वो किसके फॉर्म में जाएगा, x प्लस आई वाई के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे सेट के, यानी z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो इसे डिनोट कर दिया जाता है C से, और इसके जो एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में आपको मिल गए। यहाँ पर हम ये भी जान रहे थे x और y हैं ये आपके क्या होंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल होंगे। लेकिन यहीं पर जो i है वो आपका कितना है, अंडर रूट में -1 है, अंडर रूट में -1 है। ये हम यहाँ से इसके बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल ग्रेशिया हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया जैसे 3 + 5i हो गया, 7 - 3i हो गया, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो भी आप लेना चाहें। जैसे मान लीजिए एक हमने ये भी ले लिया 0 + 5i ले लिया, और इस तरह से और भी लेना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं 5 - 0 × i, ये भी लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपने ले लिए इसमें। अब इन एग्जाम्पल्स के बाद में हम लोग बात करते हैं, चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम लोग बात कर रहे थे, x प्लस आई वाई पर बात कर रहे थे, तो फिर हम उसी पर लौट के आते हैं कि z इक्वल टू, यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है
कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसी के लिए हम लोग बात करते हैं। चलिए, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ से हम लोग केस ले लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं इन्हीं को केस के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो चलिए, केस फर्स्ट हमने ले लिया। केस फर्स्ट में हमने क्या कहा, केस फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो इफ़ ये आपने दिखा दिया x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है, तो इस केस में जो आपका z बचेगा, ये z बचेगा, वो क्या हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा। इसका मतलब इसे बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी। इसे क्या बोला जाता है, प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है। अब यहाँ पर हम और भी आगे बात करते हैं। अब आगे हम ये बात करते हैं कि एक बार हमने x 0 लिया, अब एक बार हम y को 0 लें। तो चलिए, ये केस सेकंड पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, और इसमें हम कह रहे हैं कि यदि हमारे पास इफ़ y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, y का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और y 0 है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है। यदि ये 0 है तब यहाँ पर जो हमें मिलेगा देन, तब जो z मिलेगा वो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, x होगा। तो इसे बोला जाता है प्योरली रियल, इसे बोला जाता है प्योरली रियल बोला जाता है, इसे प्योरली रियल बोला जाता है। केस सेकंड हो गया। यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, एक नोट लिख लेते हैं। हो सकता है कि इसके बारे में जो भी हम नोट बता रहे हैं ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसलिए आपको वेल प्रिपेयर होना है पहले ही से। तो चलिए, नोट में हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने नोट फर्स्ट ले लिया। नोट फर्स्ट में आपका क्या है, जो हमने लिया आइटा लिया है, या जिसे आई हम लिख रहे थे, तो इसे हम डिनोटेड करते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई कैन डिनोटेड, इसे डिनोट किया जाता है y, किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, ऑर्डर पेयर के द्वारा। तो ऑर्डर पेयर के द्वारा y द ऑर्डर पेयर के द्वारा डिनोट किया जाता है। और ऑर्डर पेयर इसके लिए जो यूज होता है वो होता है 0,1, 0,1 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ये आपका नोटेशन हो जाता है। इसी तरह से देखिए, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ले लिया कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप लेते हैं तो z इक्वल टू आप क्या लेते हैं, x प्लस आई वाई लिया जाता है। z इक्वल टू ये आपका लिया जाता है x प्लस आई वाई। जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका हो जाता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो ये आपका लिखा जाता है x, y। यानी यदि आपसे कहा जाए कि x, y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब हो गया x प्लस आई वाई एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये है, इसको भी हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखें, उसमें स्प्लिट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैन इसे हम स्प्लिट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, कैन ऑल्सो बी इसे हम जो लिखना चाह रहे हैं किसमें, स्प्लिट फॉर्म में, SPLIT स्प्लिट फॉर्म में इसे हम लिखेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या z इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दिया है। यदि इसे जब हम डिनोट करते हैं तो किस तरह से डिनोट करेंगे ये ध्यान रखिएगा, स्प्लिट फॉर्म या स्प्लिट एज लिख दीजिए, स्प्लिट फॉर्म कर दीजिए, चाहे स्प्लिट एज कर दीजिए। इस तरह से भी इसे ब्रेक किया जा सकता है कि यहाँ से जब इसे ब्रेक करते हैं तो पहला आपका क्या है, यहाँ पर x है, x का मतलब ये रियल पार्ट था, x का मतलब आपका क्या है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट के लिए आप लिखेंगे x, 0 प्लस, अब दूसरा क्या करते हैं, इमेजिनरी जो आपने लिया था i के लिए क्या लिया है, 0,1 लिया है, तो 0,1 ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे x प्लस 0 तो आपने रियल पार्ट ले लिया और ये ले लिया, यानी रियल पार्ट में आप देखेंगे कि रियल पार्ट में जो आप पहले लिख रहे हैं वो नंबर लिख रहे हैं, उसके बाद में आप 0 कर रहे हैं।
और इमेजिनरी में आप क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी में पहला है जो ये रियल यहाँ पर 0 दिखा रहे हैं और इमेजिनरी की जगह आप 1 दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो y है ये भी आपका कैसा रियल नंबर है, तो इसीलिए इसको कैसे दिखाएंगे, y, 0। तो इसी फॉर्म को यानी x प्लस i/y जो ये है, इसे यदि हम क्या करें, स्प्लिट करें, तो स्प्लिट इस तरह से किया जा सकता है। इस पर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, आपको प्रिपेयर करना है सब। अब हम लोग देखिए यहाँ पर आगे जो बात करेंगे वो इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा के बारे में बात करेंगे, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि जो i हमने लिया था, i का मतलब था अंडर रूट में -1। यदि इसे स्क्वायर कर दिया जाए, i स्क्वायर कर दिया जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा -1। इसी तरह से और आगे यदि यहाँ से i क्यूब किया जाए तो इसका मतलब आपका हो जाएगा i स्क्वायर इंटू i, इस तरह से ये हो जाएगा -i। इसी तरह से यदि i टू द पावर 4 कर दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर हो जाएगा -1 का मतलब हो जाएगा +1। तो इस तरह से और आप आगे चलें, i टू द पावर 5 की बात करेंगे तो i की पावर 4 जहाँ जहाँ आएगा उसकी जगह आपका क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये i टू द पावर 4 और इंटू ये हो जाएगा i, तो i टू द पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा i टू द पावर 6 की बात करें तो i टू द पावर 4 इंटू i टू द पावर 2, i टू द पावर 2 की वैल्यू आपकी -1 होती है, ये 1 हो जाएगा, तो वैल्यू हो गई -1। i टू द पावर 7 की बात करें तो i टू द पावर 4 और इंटू i टू द पावर 3। अब i टू द पावर 4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 1 है, लेकिन i टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी है, -i, तो ओवरऑल आ जाएगा -i। इसी तरह से i टू द पावर 8 की बात करते हैं तो i टू द पावर 4 इंटू i टू द पावर 4, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब आप देखेंगे यहाँ से i -i, i -1 -i +1, i -1 -i +1। इसी तरह से और भी चलेंगे तो इसी पैटर्न पर चलेगा। यानी सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, इन्हीं चारों में से वैल्यूज आगे भी मिलेंगी आपको। कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी, एक i मिलेगा या -1 मिलेगा, -i मिलेगा, या फिर आपका ये वैल्यू आपको मिलती रहेंगी। अब चलिए यहाँ पर हम लोग और भी बात करते हैं। यदि इसे हम अब जो रिजल्ट है यहाँ से हम लोग क्लियर करना चाहें तो हमको एक ये चीज़ वैल्यू मिल रही है यहाँ से, जो एबव रिजल्ट हैं और भी एंड सो ऑन हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो आराम से कुछ रिजल्ट से निकाल सकते हैं। जैसे क्या रिजल्ट यहाँ से आपका निकल रहा है, यदि यहाँ से हम रिजल्ट निकालना चाहें तो हम ये देख रहे हैं कि यदि यहाँ से i की पावर n ली जाए, जो i की पावर यदि n ली जाए तो निश्चित रूप से इसकी जो वैल्यू आएगी वो इन 4 वैल्यू में से ही आएगी। वो वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, एक i हो सकती है, एक -1 हो सकती है, एक -i हो सकती है और एक 1 हो सकती है। इनमें से वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन ये वैल्यूज कब हो रही हैं ये और आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जो आ रही हैं ये i की पावर 4, i की पावर 4, i की पावर 4 में आपने कन्वर्ट किया है, क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब पावर को हम क्या करें, 4 से डिवाइड कर दें और उसमें कुछ रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर आपने यहाँ पर लिख दिया ये। तो इसका मतलब जो भी आगे ये वैल्यूज आपको मिलेंगी वो किसके फॉर्म में मिलेंगी, यानी 4q + r के फॉर्म में आप इन्हें लिख सकते हैं, 4q + r के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिएगा किस तरह से कर लेते हैं। हमने मान लिया है कि यहाँ पर जो i की पावर n है, हमने मान लिया कि i टू द पावर n है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और जबकि n की वैल्यू है वो हमने ले लिया इज ग्रेटर देन 4 है। i की वैल्यू ये i टू द पावर n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और n की वैल्यू है वो क्या है, 4 से ग्रेटर देन है, यानी 4 से बड़ी है। 4 से बड़ी है तब हम क्या करते हैं, देन हमने बताया था कि जो पावर को किया जाता है 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो n/4 आपने डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या आता है, कोशिएंट आएगा, एक कोशिएंट होता है, कोशिएंट यानी भागफल,
भागफल कितना, ये हमने स्मॉल क्यू से डिनोट कर दिया, क्वोशिएंट को हमने स्मॉल क्यू से डिनोट कर दिया। और एक यहाँ पर बचता है शेष, रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी इसे शेष बोला जाता है, रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर को हमने आर से डिनोट कर दिया। देखिए देख लेते हैं, जैसे एन है आपका, एन को आपने क्या किया, डिवाइड किया किससे, 4 से, और 4 से इसमें भाग देना शुरू किया आपने, 4 से भाग देना शुरू किया तो रिमाइंडर आर बच गया, और भाग कितने बार गया, 4 बार गया, डिवाइड 4 बार गया। इसका मतलब यहाँ से क्या होता है, ये आप करते थे कि जो यहाँ क्वोशिएंट होता था इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, तो यानी n इक्वल टू हो जाएगा 4q और प्लस हो जाएगा r, 4q प्लस r हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो i टू द पावर n इक्वल टू i टू द पावर ऑफ 4q प्लस r कर सकते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि i टू द पावर 4q यहाँ कर दिया जाए, i की पावर r ऐसे कर दिया जाए, तो जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होगी, क्योंकि 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, क्वोशिएंट जो भी आएगा इस फॉर्म में, यहाँ पर देखिए 4 इंटू 4 आ रहा था, यानी इसे लिखना चाहें तो i की पावर 2 इंटू 4 भी लिखा जा सकता था। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ कहा कि i टू द पावर 8 को आप i टू द पावर 2 इंटू 4 कर सकते हैं, i टू द पावर 9 को आप क्या कर सकते हैं, i टू द पावर 2 इंटू 4 और प्लस 1 कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो। ओवरऑल जो ये यहाँ पावर आ रही है वैल्यू 1 देगी ये, और ये रिमाइंडर के फॉर्म में जाएगा, आर के फॉर्म में जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो i टू द पावर n जो यहाँ बचेगा वो क्या बचेगा, i टू द पावर r के इक्वल बचेगा। r यहाँ पर क्या है, वेयर r क्या है आपका, रिमाइंडर है, ये r आपका क्या है, रिमाइंडर है, r आपके पास रिमाइंडर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे इसी पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट पर हम लोग ने बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में हमने क्या कहा, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई एक i टू द पावर -998 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लस में ले लीजिए पावर को, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/i टू द पावर 998, ये लिखा जा सकता है। अब इसे 4 से पावर को डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा बस वही रखना है, क्योंकि i 4 पावर जिस में आएगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अभी हमने समझाया था। रिमाइंडर वाला बस आपको छोड़ना है, यहाँ पर 4 से डिवाइड किया आपने तो 1 पावर को 4 दूनी 8, यहाँ से 1 बचेगा, 4 चौका 16, फिर 3 बचेगा, 4 निम 36, 2 बचेगा, यानी रिमाइंडर पावर 2 के बच रहा है। और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 1/-1 का मतलब हो जाएगा -1, 1/-1 का मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की हम लोग और बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, और ये एग्जाम्पल हमने ले लिया कि i टू द पावर 19 प्लस i टू द पावर 19 और प्लस यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया 1/i टू द पावर 25 और इसकी पावर हमने ले ली 3, इसकी पावर हमने ले ली 3, यानी होल 3 ले लिया इसका। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो i की पावर 19 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 4 से पावर को डिवाइड करें, ये पावर है, पावर को 4 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 19 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो पावर के फॉर्म में कितना बचेगा, i टू द पावर, यहाँ जो शेष बचता है, रिमाइंडर बच रहा था वही हमें यहाँ लिखना है, तो i टू द पावर 3 लिख दिया, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 1/i की पावर 25 हो जाएगी, और i की पावर 25 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 6 24, रिमाइंडर बचेगा 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/i की पावर 1 ये, और यहाँ पर हो गया ये पावर 3 है तो ये 3 लगा दिया आपने। अब i की पावर 3 की वैल्यू भी हम जानते हैं, ये -i होती है, और यहाँ से इसकी भी वैल्यू ये तो हम जानते हैं कि 1/i की वैल्यू होती है, ये भी आपकी क्या होती है, -i होती है, और इसकी होल पावर हो जाएगा 3, इसकी होल पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 3, तो ये 3 हमने कर दिया। अब यहाँ से इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2i हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -8 और i की पावर 3, तो इक्वल टू, अब यहाँ देखिएगा i स्क्वायर होगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, या i क्यूब की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -i होती है, तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8i, i क्यूब की वैल्यू -i होती है, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 8i इस तरह से बचेगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, और ये एग्जाम्पल हमने ले लिया 3,
एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, हमने ये ले लिया कि हमारे पास कोई समेशन है और n की वैल्यू हमने 1 से लेकर के ले लिया 200 तक, और यहाँ पर हमने लिख दिया i टू द पावर n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने ये ले लिया समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के कितनी है 200 तक है, i टू द पावर n इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 प्लस n शोन, और ये जाएगा i टू द पावर 200 तक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली टर्म है, पहली टर्म का इसमें डिवाइड करें तो i होगा, सेकंड टर्म का अगली वाली टर्म में डिवाइड करें तब भी i मिलेगा, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया, i हो गया। तो कॉमन रेशियो जब i हो जाता है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है। ज्योमेट्रिकल सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहला फर्स्ट टर्म यानी a, जो इसके लिए आप फॉर्मूला लिया था a, और ये 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन होता है 1 माइनस आर, जहाँ पर जो r है ये लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर लेस देन 1 होता है तब ये होता है, और इसी तरह से यदि ग्रेटर देन 1 होगा तो r टू दी पावर n यानी a और r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये तब होता है जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो चलिए फिलहाल में i का 1 से 0 के साथ कोई संबंध नहीं है, तो इनके साथ भी कोई संबंध नहीं हो सकता, 1 के साथ में भी कोई संबंध नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर चाहे तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दें, चाहे नीचे वाला लगा दें, कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसमें फर्स्ट टर्म देखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, i है, तो ये i ले लिया आपने, 1 माइनस r क्या हो रहा था, r भी आपका i था, और i की पावर कितनी हो जाएगी 200, क्योंकि यहाँ पर जितने ये हैं n की वैल्यू 200 है, 200 टर्म्स हैं इसमें, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा r है, तो r की जगह पर आपका i हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि i की पावर 200 है, तो ये i हो गया 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, 200 है, 4 के मल्टीपल है, तो ये 1 माइनस i, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग जो बात करते हैं वो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक हमने मान लिया Z1 है और दूसरा मान लिया Z2 है। अब Z1 किस तरह से है ये हम लोग लिख लेते हैं, तो Z1 इक्वल टू आपने लिख लिया x1 प्लस i y1 लिख लिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिखा Z2, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिखा Z2 इक्वल टू ये हो गया x2 प्लस i y2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वल जब भी होगा आपका जब Z1 इक्वल टू Z2 की, इक्वलिटी का मतलब Z1 इक्वल टू Z2। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया Z1 इक्वल टू Z2, तो Z1 यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस i y1 इक्वल टू ये हो जाएगा x2 प्लस i y2, x2 प्लस i y2। तो ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये रियल पार्ट दोनों के रियल पार्ट सेम हो यानी इक्वल हो, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी सेम हो, तब तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ से निकाला जाए तो सीधा सा रिजल्ट ये मिलता है कि यदि ये इक्वल हैं तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z2। इसी तरह से y1 इक्वल टू y2 होना चाहिए, और ये होने का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू होना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी यदि दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट बराबर हैं, इसी तरह से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हैं, इक्वल हैं, तब हम कहेंगे कि वो दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे या इक्वल होंगे। अदरवाइज कुछ नहीं कहा जा सकता कि छोटा है या बड़ा है।
उसके छोटा और बड़े के बारे में कोई कंप्लेन नहीं की जा सकती कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं तब इस पर बात करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और हमने ले लिया, एग्जाम्पल 3 हो गए थे, एग्जाम्पल ये 4 ले रहे हैं हम। यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक हमने ले लिया कि x + 3 और प्लस एक हमने यहाँ पर x + 3 प्लस ये ले लिया हमने iy, एक नंबर ये ले लिया। एंड अब एक दूसरा नंबर और कोई ले लीजिए और इन दोनों नंबर की फिर कंपैरिजन करेंगे हम लोग। तो चलिए हमने ले लिया x + 3 प्लस iy एंड अगला नंबर हमने ले लिया 5 - x ले लेते हैं। चलिए 5 - x ले लिया और प्लस i। अब y के साथ में भी कुछ ले लीजिए, y के साथ में सपोज कर लीजिए हमने 4 - 3y ले लिया, 4 - 3y ले लिया, ये ले लिए। दो नंबर हो गए, एक नंबर हमारे पास ये है और दूसरा नंबर हमारे पास ये है, दो नंबर हमने ले लिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं आर टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर सेम टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दोनों हमारे पास सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तब हमें क्या करना है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, देन या दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज। अब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये होगा, यहाँ पर आप 4 ऑप्शन लिख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख लीजिए। एक ऑप्शन हमने लिख दिया 4 + i लिख दिया, दूसरे ऑप्शन में हमने लिखा 4 - i लिख दिया, थर्ड ऑप्शन में हमने लिख दिया -4 + i लिख दिया, और चलिए फोर्थ ऑप्शन में हमने जो लिख दिया ये लिख दिया यहाँ से -4 - i। इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। वैसे ये पहला ऑप्शन सही निकल के आना चाहिए, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको इक्वल करेंगे, y के इक्वल ये होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू भी 1 निकल के आएगी और y की वैल्यू भी 1 निकल के आएगी। अभी हम निकाल लेते हैं, 1 1 निकल के आएगी, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या होगा 1 होगा। अभी हम ले लेते हैं आगे से। तो चलिए नंबर्स जो हमने ले लिए, नंबर्स हमने क्या ले लिए, जब इक्वल की बात कर रहे हैं तो इक्वल में क्या होगा आपका, इक्वल में निश्चित रूप से इनका जो रियल पार्ट है x + 3 इक्वल टू रियल पार्ट यानी 5 - x के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से आप देखेंगे तो x इधर जाएगा 2x, 3 इधर आएगा, तो ये x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 1 मिलेगी। इसी तरह से अब हम इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं तो y इक्वल टू जो आपका होना चाहिए ये 4 - 3y के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से भी देखेंगे y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो नंबर आपका होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कितना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू, अब यहाँ देखिए x + 3 है तो ये हो जाएगा, सॉरी x की वैल्यू आपकी कितनी है, x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 1 निकाली है। तो चलिए यहाँ पर आप लगाएंगे, आपने 1 लगा दिया और ये आपका है +3 यानी ये 3 ले लिया और प्लस ये हो गया i और y की वैल्यू भी आपने 1 निकाली है, 1 लगा दिया। तो इस तरह से देखेंगे ये हो जाएगा 4 + i, और इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होता है। अब हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे क्या होंगे, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए Z1 ले लें, Z1 को हम लिख सकते हैं x1 + iy1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 ले लें, उसको हम लिख सकते हैं x2 + iy2। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z1, इसे आपने लिख दिया x1 + iy1 लिख दिया, दूसरा लिख दिया आपने Z2, इसे लिखा आपने x2 + iy2, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
हमें इनका सम निकालना है। तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, एडिशन करना है तो ये हो जाएगा Z1 की वैल्यू हो गई X1 प्लस I Y1 हो गई, प्लस Z2 की वैल्यू आपकी हो गई X2 प्लस I Y2 हो गई। इस तरह से यदि यहाँ से ब्रैकेट हम हटाते हैं तो X1 प्लस I Y1 हो जाएगा और प्लस X2 प्लस I Y2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इनकी प्रॉपर्टी लगाते हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी, तो X2 को यहाँ X1 के साथ भी लिख सकते हैं, तो X1 प्लस X2 हो गया, और यहाँ से देखिएगा प्लस यहाँ से दोनों में से I कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा Y1 प्लस Y2। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर हमारे पास ये रियल पार्ट आ रहा है, यानी ये हम लें यहाँ से रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 की बात करें तो Z1 प्लस Z2 का रियल पार्ट आपका क्या है, X1 प्लस X2 है। इसका मतलब X1 क्या था, ये X1 है आपके पास रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस X2 आपका क्या है, ये है रियल पार्ट ऑफ Z2, ये हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की भी बात करें। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या हो रहा है, ये देखिए Y1 प्लस Y2 है, तो ये आपने लिख दिया Y1 प्लस Y2। लेकिन आप जान रहे हैं यहाँ से कि जो Y1 है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, तो इसका मतलब इसे लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस, और जो ये आपने Y2 लिखा है, ये Y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है, तो ये आपने लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू आपका क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होता है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये होता है। अब इस पर देखिएगा एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 है शायद, ये जो भी होगा चेक कर लीजिएगा वहाँ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने लिखा कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लिख लीजिए, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिख ले रहे हैं 3 माइनस 5i और 4 प्लस 8i, 3 माइनस 5i एंड 4 प्लस 8i, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि इनका सम की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया इज, यानी है, और यहाँ से 4 ऑप्शन आपको लिखने हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपने क्या ले लिया, फर्स्ट ऑप्शन में जो आपने लिख दिया 7 प्लस 3i लिख दिया, 7 प्लस 3i लिख दिया। सेकंड ऑप्शन में अब आप लिख दीजिए, सेकंड ऑप्शन में हम लिख देते हैं 7 प्लस 13i लिख दिया, 7 प्लस 13i लिख दिया। थर्ड ऑप्शन में हमने लिख दिया 7 माइनस 13i लिख दिया, और फोर्थ ऑप्शन में हमने लिख दिया नॉन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन में हमने लिख दिया नॉन ऑफ दीज, ये आपने लिख दिया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसे हमें फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के लिए हमें क्या करना, सम करना था यहाँ पर। वैसे सीधा सा आप जानते भी हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा रियल ये पार्ट होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, हमें दोनों के रियल पार्ट जोड़ देने हैं और प्लस दोनों के इमेजिनरी पार्ट जोड़ देने हैं। तो चलिए सम ले लिया यहाँ पर हमने, सम कितना हो जाएगा, दोनों के रियल पार्ट ले लें। रियल पार्ट कितना, एक का ये 3 है और प्लस दूसरे का 4 है। चलिए प्लस, अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट भी जोड़ने हैं। इमेजिनरी पार्ट कितना है, यहाँ माइनस 5i है, माइनस 5i है, और प्लस ये 8i है, प्लस 8i है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 और प्लस हो जाएगा 3i, 7 प्लस 3i। इस तरह से जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए इसी क्रम में इसी पर एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट निकलवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलिए लिखते हैं कि ये रियल पार्ट ऑफ द अभी जो क्वेश्चन लिया था चाहे तो उसी पर लिख लीजिए, रियल पार्ट ऑफ द, और किसका लेंगे हम, सम में से लेंगे, ऑफ द सम ऑफ 7 प्लस 3i एंड, अब ये 7 प्लस 3i एंड दूसरा नंबर आपने क्या लिया था, दूसरा नंबर -4 -7i ले लेते हैं। चलिए
-4 - 7i इज, ये हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, कितना होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है रियल पार्ट ऑफ द सम ऑफ ये, यानी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इन दोनों का क्या कर दिया जाए, सम किया जा रहा है। तब इस सम में से हमें रियल पार्ट निकालना है कि रियल पार्ट कितना होगा। और इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए 4 ऑप्शन हम लोग लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमने लिख दिया 11, सेकंड ऑप्शन में हमने लिख दिया 3, और थर्ड ऑप्शन में चलिए हम लोग लिख देते हैं -11, थर्ड ऑप्शन में हमने लिख दिया -11, और फोर्थ ऑप्शन में लिख दिया हमने -4, ये लिख दिया। अब इसमें हमें सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या कहा, यहाँ पर रियल पार्ट आपको निकालना है, रियल पार्ट ऑफ सम ये। तो रियल पार्ट के लिए आपको क्या करना है, यानी Z1 + Z2 जो दोनों का जो सम का वो था, उसमें क्या करते थे, रियल पार्ट में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के हम रियल पार्ट ऐड कर देते थे। भाई यही आपने पढ़ा था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2 इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 + रियल पार्ट ऑफ Z2, ये आपने पढ़ा है। तो आप चाहें तो इसी पर रख दीजिए, नहीं तो वैसे ही बंद हो जाता है। यहाँ पर आंखें बंद करके आप कर सकते हैं कि रियल पार्ट, यहाँ पर रियल पार्ट 7 है, यहाँ पर -4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यदि हम मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से फिर आप करेंगे, पढ़ाने के हिसाब से आप करेंगे, नहीं तो वहाँ पर ओरली आपको टिक लगाने के लिए आएगा, तो आपको ओरली ही करना है, ज़्यादा ही लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 वैसे आप देखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और रियल पार्ट ऑफ Z2 की वैल्यू है वो -4 है। तो इस तरह से ये आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो गया वो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी इसकी जो एडिशन हमने लिया है, जो सम हमने लिया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बात करनी है। आइए बात करते हैं इसमें भी। तो यहाँ पर हम लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम ऑफ या एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी एक, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। तो नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है, या कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, ये होल्ड करता है। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, ये 2 नंबर हैं आपके पास Z1 + Z2, तो इसे लिखा जा सकता है Z2 + Z1, क्रम विनिमय नियम जो आपने पढ़ा था वही है। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, नंबर सेकंड हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, यानी एसोसिएटिविटी को भी ये होल्ड करेगा, या एसोसिएटिव इसकी प्रॉपर्टी होगी। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास 3 नंबर होते हैं, एक Z1, Z2 और Z3, Z1, Z2, Z3 3 नंबर होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये होता है Z1 + Z2 + Z3, इस तरह से ये, तो ये इक्वल जो होता है यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट में ले लें, तो Z1 + Z2 और ये होता है प्लस Z3। तो इस तरह से ये यहाँ पर क्या है, एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, होल्ड करता है। आगे हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगला नंबर ये थर्ड नंबर है शायद, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं हम लोग। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की हम लोग बात कर रहे हैं।
अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिया जाता है, प्लस के रेस्पेक्ट में हमेशा जीरो लिया जाता है। तो ये जीरो जो लिया जाता है, जब जीरो को लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से लिखा जाता है 0 + i × 0, 0 + i × 0, ये इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि z में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 0 जोड़ देंगे तो उसके बाद भी z आता है, और यदि 0 में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ दिया जाता है z, तो वो भी क्या होता है, उसकी वैल्यू भी z के बराबर ही होती है। अब इस तरह से आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है, यानी यदि दो नंबर हैं हमारे पास, दोनों नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 0 दे। तो इस तरह से दो नंबर को जोड़ा जाए और आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं, यानी उनका एडिशन करने पर तब हम उन एक दूसरे को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो जैसे z इक्वल टू हमने मान लिया एक x + iy है आपके पास में, और इसका एडिटिव इनवर्स हमने मान लिया z', और ये आपने ले लिया -x और -iy, इस तरह से आपने ले लिया। यदि इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, z + z' इक्वल टू मिल जाएगा 0, z + z' इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें एक एडिटिव आइडेंटिटी का भी क्या रहता है, वो रहता है। तो यहाँ पर इस केस में हम कह सकते हैं कि जो z' है, z' इज, और कैसा है ये आपका एडिटिव इनवर्स है, z' इज एडिटिव इनवर्स ऑफ z, z' आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स है z का, ये हमने यहाँ पर देखा। अब आगे हम लोग जो बात करते हैं, ये बात करेंगे इनके सब्ट्रैक्शन के बारे में, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो चलिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, दो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक हमने z1 ले लिया, जैसे x1 + iy1 लिख दिया, दूसरा नंबर हमने ले लिया z2, इसे लिख दिया आपने x2 + iy2। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने ले लिया z1 - z2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं z1 प्लस, और यहाँ लिख सकते हैं -z2, इस तरह से लिखा जा सकता है। z1 की वैल्यू लगा दीजिए, तो z1 की वैल्यू है आपकी x1 + iy1 है, और ये प्लस है, प्लस लगा दिया, माइनस और z2 की वैल्यू आपने लगा दी, ये है आपकी x2 + iy2, ये z2 की वैल्यू लगा दी। अब इक्वल टू से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1 + iy1 हो गया, ऐसे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से प्लस, अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा -x2 और माइनस हो जाएगा iy2। इस तरह से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस हो जाएगा iy1 माइनस x2 और माइनस हो जाएगा iy2। रियल को रियल के साथ कर दें तो हो जाएगा x1 - x2, और इस तरह से ये हो जाएगा, आप यहाँ से प्लस i, और ये आप लिख सकते हैं y1 - y2, ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप देखेंगे कि जो रियल पार्ट हमारा ये हो रहा है, रियल पार्ट ऑफ z1 - z2 इक्वल टू क्या हो रहा है, x1 - x2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये है कि रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस ये हो रहा है रियल पार्ट ऑफ z2। इसी तरह से यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 की बात करते हैं तो ये आपका हो रहा है y1 - y2, y1 - y2। तो इस तरह से हम देखते हैं y1 हमारा क्या है, ये सॉरी y1 क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, y1 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो ये ले लिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और ये माइनस y2 क्या है आपका, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, किसका है, z2 का है। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। आगे इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं।
एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब जो भी होगा मेरे माइंड से निकल रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया कि एक हमने नंबर ले लिया Z1 और Z1 इक्वल टू हमने ले लिया 5 + 3i एंड दूसरा नंबर हमने ले लिया Z2 और Z2 में हमने ले लिया -13 और +14i ये ले लिया। अब यहाँ से हम निकालना चाहते हैं कि Z1 - Z2 फाइंड करना है। तो Z1 - Z2 में हमने क्या बताया था कि दोनों के जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर का भी सब्ट्रैक्शन होगा, तो हो जाएगा 5 माइनस और ये हो जाएगा -13, ये रियल नंबर हो गया, प्लस i हो गया आपका। अब इमेजिनरी नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 - 14। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -11i। इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहें तो और एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज कर लीजिए आपसे यही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दूसरे तरीके से लिख दे रहे हैं। ये है आपका कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन of 5 + 3i and -13 + 14i इज। यहाँ पर ये बात करने लगे तो पहले इसमें आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ -11 ले लिया हमने, सेकंड में हमने -13 ले लिया और थर्ड में हमने 18 ले लिया और फोर्थ में हमने ले लिया नन ऑफ दीज। अब देखिए सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो हो सकता है आपके माइंड में एक बात यह आ जाए कि इसमें से उसे घटाएं या उसमें से इसे घटाएं, क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन किधर भी हो सकता है, डिफरेंस की बात कर सकता है। वैसे माइंड में यही ज़्यादातर जाता है कि पहले में से दूसरा घटाना है। यदि पहले में से दूसरा घटाना है, जब ये इस तरह की निश्चितता नहीं दी जाती है तो आंसर आपका उसमें एक ही होगा, फिर वो प्लस माइनस करके नहीं देगा कि है ना, अलग ही देगा, डिजिट सब टोटल अलग कर देगा नंबर सी। अब यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी, इमेजिनरी पार्ट के सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है आपके पास, 3 है। चलिए 3 ले लिया और यहाँ पर कितना है आपका, ये +14 है, इसे घटाएंगे तो -14 हो गया। इस तरह से बचेगा कितना, -11। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है।